आज की इस वीडियो में क्लास 9th की साइंस का 5th चैप्टर जीवन की मौलिक इकाई के बारे में जानेंगे। जीवन की मौलिक इकाई, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। जीवन की मौलिक इकाई क्या है? कोशिका। 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका को स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा। उन्होंने क्या करा? कॉर्क की एक पतली काट को माइक्रोस्कोप से देखा। इनमें छोटे छोटे प्रकोष्ठ दिखाई दिए उनके, जैसे मधुमक्खी के छत्ते में बॉक्स जैसी संरचना होती है, ऐसे ही सूक्ष्मदर्शी से देखने पर कॉर्क में छोटे छोटे से बॉक्स की तरह संरचना दिखाई दी। रॉबर्ट हुक ने इनको कोशिका नाम दिया। अब सजीव किससे बने होते हैं, इसके लिए हम एक एक्टिविटी कर सकते हैं। देखिए, एक प्याज का छोटा सा टुकड़ा लेंगे, इसको चिमटी की सहायता से प्याज की जो अवतल सतह है उसकी भीतरी सतह से एक पतली सी झिल्ली उतार लेंगे। ये क्योंकि बहुत पतली होती है, सूख ना जाए, इसलिए इसको तुरंत ही पानी से भरे वॉश ग्लास में रख लेते हैं और इसको स्क्वायर शेप में काट लेते हैं। छोटा सा एक इसका टुकड़ा काट कर इसको स्लाइड में रख लेते हैं और उसके ऊपर पानी की एक बूंद डाल देते हैं और थोड़ा सा इसमें सैफरनिन डाल देते हैं और उसके बाद कवर स्लिप से ढककर जब इसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो प्याज की झिल्ली में बहुत सी कोशिकाएं दिखाई देती हैं। यानी प्याज की झिल्ली क्या है? सजीव है। और सजीव किससे बने होते हैं? कोशिकाओं से बने होते हैं। अब देखिए, ये माइक्रोस्कोप का चित्र यहाँ पे दिख रहा है। इसको संयुक्त सूक्ष्मदर्शी भी कहा जाता है। इसमें 2 लेंस होते हैं। अब देखिए, यहाँ पे जो ये टिक है बना रखा है रेड कलर से, ये एक स्टेज या मंच है जहाँ पे स्लाइड को रखा जाता है। ये स्लाइड के ऊपर कौन सा लेंस है? अभिदृश्यक लेंस है और सबसे ऊपर नेत्रिका लेंस है। नेत्रिका लेंस की सहायता से जब हम देखते हैं तो हमें वस्तु का आकार बहुत बड़ा कई गुना बड़ा दिखाई देता है, जो हम स्लाइड देखते हैं इसमें। अब प्याज की झिल्ली की कोशिकाएं कैसी होती हैं? देखिए, प्याज की झिल्ली को सूक्ष्मदर्शी से देखने पर हमें एक जैसी कई संरचनाएं दिखती हैं। ये कोशिकाएं एक समान होती हैं। प्याज के आकार से इसका कोई संबंध नहीं है, चाहे छोटा प्याज है या बड़ा प्याज है, तो उसकी झिल्ली की कोशिकाएं एक ही तरह की होती हैं। ये कोशिकाएं हैं। ये केवल प्याज में ही नहीं बल्कि सभी सजीवों का शरीर कोशिकाओं के मिलने से बना होता है। इसमें आपको बीच में केंद्रक दिख रहा है जो गोल काले रंग का दिख रहा है, और ये कोशिका में क्या होता है? कोशिका द्रव्य होते हैं। कुछ जीव एक कोशिकी होते हैं। एक कोशिकी माने जिसमें केवल एक कोशिका होती है, जैसे अमीबा, क्लैमाइडोमोनास, पैरामीशियम, यूग्लिना, बैक्टीरिया, ये सब एक कोशिकी जीव हैं क्योंकि इनमें केवल एक कोशिका होती है और वो जीवन के सारे कार्य को संपादित करती है। कौन से कार्य? जैसे उसमें पोषण भी होता है, श्वसन की क्रिया भी होती है, उत्सर्जन भी होता है, उसमें वृद्धि भी होती है और अपने समान वो संतति कोशिकाएं उत्पन्न करती हैं। और ऐसे जीव जिनका शरीर बहुत सी कोशिकाओं के मिलने से बना होता है वो बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं, जैसे फंजाई, शैवाल, सभी तरह के पादप, जंतु, ये क्या है? बहुकोशिकीय जीव हैं। देखिए, रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका का सबसे पहले पता लगाया। ल्यूवेन हुक ने 1674 में सबसे पहले जो माइक्रोस्कोप है इससे तालाब के पानी में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिकाओं का पता लगाया। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में कोशिका में केंद्रक का पता लगाया। इसी तरह से जे.ई. पुरोकंज ने 1839 में कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म का नाम दिया।
दो जीव वैज्ञानिक एम स्लेडन और टी स्वान ने कोशिका सिद्धांत के विषय में बताया। इन्होंने बताया कि सभी पौधे और जंतु कोशिकाओं के मिलने से बने होते हैं, यानी कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। विर्चो ने 1855 में बताया कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही बनती हैं। अब देखिए, एक एक्टिविटी हम कर सकते हैं। इस एक्टिविटी को हम प्याज की पत्ती या प्याज के मूल, अग्रभाग और विभिन्न आकार के प्याज की झिल्ली की एक टेम्पररी स्लाइड बना सकते हैं। तो ये सब स्लाइड को देखने से हमें क्या पता चलता है? सभी कोशिकाएं आकार और आकृति की दृष्टि से भिन्न दिखाई देती हैं। सभी कोशिकाओं की संरचना समान होती है। संरचना समान होती है मतलब उसमें कोशिका द्रव्य होता है, केंद्रक होता है, कोशिका झिल्ली होती है, कोशिका भित्ति होती है। पादप के विभिन्न भागों में पाई जाने वाली कोशिकाओं में अंतर होता है। यानी हम पत्ती की झिल्ली की स्लाइड देख रहे हैं तो हमें अलग तरह की दिखाई देगी। प्याज के मूलाग्र की कोशिकाएं हम देखते हैं तो वो अलग होती हैं। अब मानव शरीर में विभिन्न तरह की कोशिकाएं होती हैं। अब कौन कौन सी होती हैं? देखिए, इनका आकार भी अलग अलग होता है। यहाँ पे कुछ दे रखी हैं। देखिए, जो लंबी सी कोशिका दिखाई दे रही है, ये तंत्रिका कोशिका का चित्र है। ये तंत्रिका कोशिका इसमें दिखाई दे रही है। तंत्रिका कोशिका के पास रुधिर कणिकाएं हैं। उसके बाद देखिए, पतली स्पिंडल शेप की जो कोशिका दिखाई दे रही है, ये क्या है? पेशी कोशिका। दोनों साइड का नुकीली है, बीच में इसमें केंद्रक है। इसके नीचे गोल जो कोशिका दिखाई दे रही है, ये अंडाणु या ओवम इसको कहते हैं। ये ओवम है या अंडाणु। ये जो है ऊपर अस्थि कोशिका है। ये अस्थि कोशिका है जिनसे हमारी अस्थियां बनी होती हैं, हड्डियां। नीचे है स्पर्म यानी शुक्राणु, और इसके ऊपर है वसा कोशिकाएं। तो देखिए, सब कोशिकाएं मानव शरीर की हैं, लेकिन सबका आकार अलग अलग है और इनके कार्य भी अलग अलग होते हैं। कार्य अलग अलग हैं, इनका आकार भी अलग अलग होता है। देखिए, प्रत्येक जीवित कोशिका में मूलभूत कार्य करने की क्षमता होती है, जो सजीवों का मुख्य गुण है। बहुकोशिकीय जीवों में श्रम विभाजन होता है, जैसे कि मनुष्य में। जैसे मनुष्य के शरीर के विभिन्न अंग विभिन्न तरह के कार्य करते हैं। जैसे हृदय क्या करता है? रक्त को शरीर के प्रत्येक भाग को पहुंचाता है। वृक्क क्या करता है? शरीर से हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालता है। आमाशय भोजन का पाचन करता है। यानी सब अंग के कार्य अलग अलग होते हैं। इसी तरह से एक कोशिकीय जीवों में भी क्या होता है? श्रम विभाजन होता है। यानी प्रत्येक कोशिका में कुछ विशिष्ट घटक होते हैं जिनको कोशिकांग कहते हैं। ये कोशिकांग के विशिष्ट कार्य होते हैं। जैसे कोशिका में नए पदार्थ का निर्माण, हानिकारक पदार्थों का निष्कासन, ये कोशिकांगों के द्वारा ही होता है। इन कोशिका के कारण ही कोशिका जीवित होती है और अपने सभी कार्य करती है। ये सभी कोशिकांग मिलकर एक मूलभूत इकाई बनाते हैं जिसे कोशिका कहते हैं। सभी कोशिकाओं में कोशिकांग पाए जाते हैं। कोशिका में विशिष्ट घटक होते हैं जिसे कोशिकांग कहते हैं। लगभग प्रत्येक कोशिकाओं में 3 मुख्य भाग होते हैं: प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक, कोशिका द्रव्य। कोशिका के अंदर होने वाले समस्त क्रियाकलाप तथा उसके बाह्य पर्यावरण से पारस्परिक क्रियाएं इन्हीं के कारण संभव होती हैं। अब प्लाज्मा झिल्ली अथवा कोशिका झिल्ली क्या है, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन? ये कोशिका की सबसे बाहरी परत है जो कोशिका के घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है। प्लाज्मा झिल्ली कुछ पदार्थों को अंदर और कुछ पदार्थों को बाहर जाने देती है, क्योंकि इसमें क्या होते हैं? छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ये इसलिए इसको क्या कहते हैं? वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली या अर्ध पारगम्य झिल्ली या
सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इसको कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के आर पार विसरण प्रक्रिया द्वारा आ जा सकते हैं। पदार्थों की गति उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है। कुछ इसी प्रकार की प्रक्रिया कोशिकाओं में होती है, जैसे जब कुछ पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? एक कोशिकीय अपशिष्ट है। इसको शरीर से बाहर निकालना आवश्यक है। जब कार्बन डाइऑक्साइड कोशिका में एकत्रित हो जाती है तो उसकी सांद्रता बढ़ जाती है। कोशिका के बाह्य पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता कोशिका में स्थित कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता की अपेक्षा कम होती है। जैसे ही कोशिका के अंदर और बाहर कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में अंतर आता है, उसी समय उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर विसरण द्वारा कोशिका से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। इसी प्रकार जब कोशिका में ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो जाती है तो ऑक्सीजन बाहर से कोशिका में विसरण द्वारा अंदर चली जाती है। अतः कोशिका तथा बाह्य पर्यावरण में गैसों के आदान प्रदान में विसरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी हम कह सकते हैं विसरण द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड कोशिका से बाहर निकलती है और ऑक्सीजन अंदर आती है। जल भी विसरण के नियमों के अनुकूल व्यवहार करता है। जल के अणुओं की गति जब वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा हो तो उसको परासरण कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली से जल की गति जल में घुले पदार्थों की मात्रा के कारण प्रभावित होती है। इस प्रकार परासरण में जल के अणु वर्णागम्य झिल्ली द्वारा उच्च जल की सांद्रता से निम्न जल की सांद्रता की ओर जाते हैं। देखिए, यदि हम किसी जंतु कोशिका अथवा पादप कोशिका को शक्कर या नमक के विलयन में रखें तो क्या होगा? देखिए, 3 घटनाएं हो सकती हैं। पहला, यदि कोशिका को तनु विलयन वाले माध्यम अर्थात जल में शक्कर अथवा नमक की मात्रा कम और जल की मात्रा ज़्यादा है में रखा गया तो जल परासरण विधि द्वारा कोशिका के अंदर चला जाएगा। ऐसे विलयन को अल्प परासरण दाबी विलयन कहते हैं। जल के अणु कोशिका झिल्ली के दोनों ओर आवागमन करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, लेकिन कोशिका के अंदर जाने वाले जल की मात्रा कोशिका के बाहर जाने वाले जल की मात्रा से अधिक होगी। इस प्रकार क्या परिणाम होगा? जल कोशिका के अंदर चला जाएगा, जिससे कोशिका फूलने लगेगी। अब देखिए, दूसरी स्थिति क्या हो सकती है? यदि कोशिका को ऐसे माध्यम के विलयन में रखा जाए जिसमें बाह्य जल की सांद्रता कोशिका में स्थित जल की सांद्रता के ठीक बराबर हो तो कोशिका झिल्ली से जल में कोई शुद्ध गति नहीं होगी। ऐसे विलयन को समपरासारी विलयन कहते हैं। जब कोशिका झिल्ली के दोनों ओर, इसमें क्या होगा? कोशिका झिल्ली के दोनों ओर सांद्रता जल की बराबर है, इसलिए जल की कोई गति नहीं हुई, यानी कोशिका के माप में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे परासरण क्रिया नहीं हुई। परासरण में कब होता है? जब एक ओर की सांद्रता झिल्ली के ज़्यादा होगी और दूसरी ओर की सांद्रता कम होगी, तो उस स्थिति में परासरण होता है। अब तीसरी स्थिति, यदि कोशिका के बाहर वाला विलयन अंदर के घोल से अधिक सांद्र है तो जल परासरण द्वारा कोशिका से बाहर आ जाएगा। ऐसे विलयन को अति परासरण दाबी विलयन कहते हैं। अब क्या होगा? जल कोशिका झिल्ली के दोनों ओर आ जा सकता है, लेकिन इस स्थिति में कोशिका से अधिक जल बाहर आएगा और कम जल अंदर जाएगा, इसलिए कोशिका क्या होगी? सिकुड़ जाएगी। परासरण इस प्रकार विसरण की एक विशिष्ट विधि है जिसमें वर्णात्मक झिल्ली द्वारा गति होती है, जबकि विसरण के लिए झिल्ली होती है। तो लेकिन परासरण में क्या होता है? झिल्ली की आवश्यकता होती है, और ये कोशिका में कौन सी झिल्ली होती है? वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली। अब देखिए, एक एक्टिविटी हम कर सकते हैं। ये क्या एक्टिविटी है या क्या क्रियाकलाप है? देखिए, इस एक्टिविटी में क्या करना है? एक अंडे को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डालकर
उसका जो कठोर कवच है उसको धीरे से हटा लेना है। ये कवच किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। इसके अंदर एक पतली सी झिल्ली होती है जो अंडे को घेरे रहती है। अंडे को जब हम शुद्ध जल में रख देंगे, इस अंडे को 5 मिनट के बाद जब हम देखते हैं तो देखते हैं अंडा फूल जाता है, क्योंकि परासरण के द्वारा जल अंडे के अंदर चला जाता है। इसी तरह से इसी तरह के दूसरे अंडे को जब हम नमक के सांद्रित विलयन में रखेंगे और 5 मिनट तक उसको रहने देंगे, उसके बाद हम देखते हैं अंडा सिकुड़ जाता है, क्योंकि अंडे से जल निकलकर नमक के विलयन में आ जाता है, क्योंकि नमक के घोल की सांद्रता अधिक है। अब देखिए अगली एक्टिविटी के द्वारा भी हम समझ सकते हैं। हम सूखी किशमिश या सूखी खुमानी को जल में रखेंगे। जल में किशमिश को और खुबानी को थोड़ी देर रहने देंगे। उसके बाद उसे किस में डाल देंगे? शक्कर और नमक के सांद्रित विलयन में डाल देंगे। अब क्या अंतर दिखाई देगा? देखिए, जब सूखी किशमिश और सूखी खुबानी को जल में रखा गया तो वो जल ग्रहण करके फूल जाती हैं, और जब उन्हें सांद्रित घोल में रखा गया तो जल को बाहर निकालकर वो सिकुड़ जाती हैं। एक कोशिकीय अलवणीय जलीय जीवों तथा अधिकांश पादप कोशिकाएं परासरण द्वारा जल ग्रहण करते हैं। पौधे की जड़ें जल का अवशोषण परासरण के द्वारा ही करती हैं। तो इस तरह से कोशिका के जीवन तथा परासरण जल तथा गैसों के आदान प्रदान की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा विसरण कोशिका को अपने बाहरी पर्यावरण से पोषण ग्रहण करने में सहायता करते हैं। कोशिका से विभिन्न अणुओं का अंदर आना तथा बाहर निकलना भी विसरण द्वारा ही होता है। प्लाज्मा झिल्ली यानी कोशिका झिल्ली लचीली होती है और कार्बनिक अणुओं जैसे लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका झिल्ली का लचीलापन एक कोशिकीय जीवों में कोशिका के बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन और अन्य पदार्थ ग्रहण करने में सहायता करता है। ऐसी प्रक्रिया को एंडोसाइटोसिस कहते हैं। अमीबा अपना भोजन इसी प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त करता है। यानी अमीबा में जो भोजन होता है वो कौन सी प्रक्रिया के द्वारा होता है? एंडोसाइटोसिस के द्वारा होता है। अब है देखिए पादप कोशिका। ये पेड़ पौधों में सभी जो कोशिका होती है उसका यहाँ पे चित्र है। देखिए प्लाज्मा झिल्ली और ये कोशिका भित्ति है। इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, हरित लवक, कोशिका द्रव्य में सब अंग होते हैं। चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका, लाइसोसोम और खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका या RER का मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये सब कोशिका के विभिन्न भाग हैं। ये पादप कोशिका है। पादप कोशिका में क्या होता है? बाहर से कोशिका भित्ति होती है। ये जंतु कोशिका का चित्र है। जंतु कोशिकाएं जंतुओं में होती हैं। सबसे बाहरी आवरण प्लाज्मा झिल्ली, तारक केंद्र, फिर लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका, कोशिका द्रव्य है ये, बीच में केंद्रक होता है, केंद्र की झिल्ली है, केंद्रक के बाहर चिकनी अंतःद्रव्य जालिका और गोल्जी उपकरण। गोल्जी उपकरण की खोज किसने की? वैज्ञानिक गोल्जी के द्वारा इसकी खोज की गई थी। अब कोशिका के विभिन्न भाग देखिए। सबसे जो पादप कोशिका है इसका सबसे बाहरी भाग कोशिका भित्ति होता है। पादप कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली के अतिरिक्त कोशिका भित्ति भी होती है। पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः किससे बनी होती है? सेल्यूलोज की। सेल्यूलोज एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है। ये पौधों को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। जब किसी पादप कोशिका में परासरण द्वारा पानी की हानि होती है तो कोशिका झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाते हैं। इस घटना को जीवद्रव्य कुंचन कहते हैं। अब देखिए एक एक्टिविटी हम कर सकते हैं। देखिए इस एक्टिविटी में हम एक पत्ती की झिल्ली की स्लाइड बनाएंगे।
उसे माइक्रोस्कोप से देखेंगे, उसमें छोटे छोटे हरे रंग के कण दिखते हैं जिसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ये इसमें क्लोरोप्लास्ट में एक हरा पदार्थ होता है जो क्लोरोफिल कहलाता है। अब हम इस स्लाइड पर शक्कर या नमक का सांद्र विलयन डालेंगे। हम क्या देखते हैं, इसमें परासरण के द्वारा कोशिका से जल बाहर निकल जाता है। अब हम ये जो पत्ती है इसको उबालकर इसकी झिल्ली को में थोड़ा सा ये पानी डालेंगे, फिर से जो सांद्र विलयन है शक्कर का और नमक का। हम देखते हैं दूसरी स्लाइड में किसी भी तरह की कोई प्रक्रिया नहीं हुई, क्योंकि इसमें क्या हुआ, जब हमने पत्ती को उबाला तो उसकी कोशिकाएं मृत हो गई। परासरण केवल जीवित कोशिकाओं में होता है, मृत कोशिकाओं में परासरण की क्रिया नहीं होती है। देखिए कोशिका, ये पादप कोशिका में क्या होता है, कोशिका झिल्ली के बाहर कोशिका भित्ति होती है। जब कभी परासरण के द्वारा पादप कोशिकाओं में अधिक पानी पहुंच जाता है तो कोशिकाएं फूल जाती हैं और एक दबाव बनता है। कोशिका भित्ति इस दबाव को सहन कर लेती है। अब है केंद्रक। देखिए जब हम कोई भी स्लाइड बनाते हैं, स्लाइड में हम उसको क्या कर देते हैं, रंग देते हैं, या तो आयोडीन से, मैथिलीन ब्लू से, सैफ्रेनिन से या ईओसिन से। उससे क्या होता है, कोशिका के सभी अंगक स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं, क्योंकि हर अंगक का रासायनिक संगठन जो है ये अलग अलग होता है। विभिन्न रंगों से जब इनमें डाला जाता है तो ये अलग अलग गहरा रंग इनमें प्रतीत होता है। अब देखिए एक्टिविटी हम क्या कर सकते हैं इसके लिए। देखिए इसके लिए जंतु कोशिका देखने के लिए हम क्या करेंगे, अपने गाल की अंदर की साइड को हम किसी एक छोटी सी जो चम्मच है लकड़ी की उससे खुरचेंगे और उसको स्लाइड में रख के हम देखेंगे। हमें इसमें कोशिकाएं दिखाई देती हैं और बीच में केंद्रक दिखाई देता है। केंद्रक के चारों ओर दोहरे परत का एक स्तर होता है जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। इसमें छोटे छोटे से छेद होते हैं केंद्रक में। इन छिद्रों के द्वारा केंद्रक के अंदर का जो पदार्थ है ये कोशिका द्रव्य में आ सकता है और कोशिका द्रव्य के कुछ पदार्थ उसमें जा सकते हैं। केंद्रक में क्रोमोसोम या गुणसूत्र होते हैं जो कोशिका विभाजन के समय लंबे से आकार के दिखाई पड़ते हैं। क्रोमोसोम में आनुवांशिक गुणों की जो सूचना होती है वो किस रूप में होती है, डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल के रूप में होती है और ये लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। डीएनए अणु में कोशिका के निर्माण और संगठन की सभी आवश्यक सूचनाएं होती हैं। डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं, जो कोशिका विभाजित जब नहीं होती है उसमें डीएनए क्रोमेटिन पदार्थ के रूप में रहता है। बैक्टीरिया जैसे कुछ निम्न स्तरीय जीवों में कोशिका का केंद्रकीय क्षेत्र बहुत कम स्पष्ट होता है क्योंकि इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती। ऐसे स्पष्ट केंद्रक क्षेत्र में केवल क्रोमेटिन पदार्थ होता है। ऐसे क्षेत्र को केंद्रकाय कहते हैं। ऐसे जीव जिसकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती उन्हें प्रोकैरियोट्स कहते हैं। जिन जीवों की कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली होती है उन्हें यूकैरियोट्स कहते हैं। देखिए प्रोकैरियोट्स के उदाहरण हैं बैक्टीरिया या निम्न स्तरीय कुछ जीव, और यूकैरियोट्स के उदाहरण हैं जो सभी कशेरुकी जीव यूकैरियोट्स होते हैं क्योंकि उनकी कोशिकाओं में क्या होता है, केंद्रक स्पष्ट होता है। केंद्रक के बाहर केंद्रक झिल्ली होती है और जो कोशिका के अंगक होते हैं उनमें क्या होता है, झिल्ली होती है। या हम कह सकते हैं यूकैरियोट्स की कोशिकाओं में जो अंगक हैं, ऑर्गेनेल हैं, वो झिल्ली युक्त होते हैं। अब है कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य क्या होता है, देखिए प्रत्येक कोशिका में एक बड़ा क्षेत्र होता है जो कोशिका झिल्ली से घिरा होता है, इसे कोशिका द्रव्य कहते हैं।
प्लाज्मा झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव्य एक तरल पदार्थ है। इसमें बहुत से विशिष्ट कोशिका के घटक होते हैं जो कोशिका के अंगक कहलाते हैं। प्रत्येक अंगक कोशिका के लिए विशिष्ट कार्य करते हैं। कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक दोनों को मिलाकर जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। कोशिका अंगक झिल्ली युक्त होते हैं। झिल्ली की सार्थकता वायरस के उदाहरण से स्पष्ट कर सकते हैं। वायरस में किसी भी प्रकार की झिल्ली नहीं होती, इसलिए इसमें जीवन के गुण तब तक लक्षित नहीं होते हैं जब तक वायरस किसी सजीव के शरीर में प्रविष्ट नहीं कर जाता है। यानी वायरस क्या होता है? सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होता है। वायरस जब सजीव के शरीर में नहीं होता है तो वो निर्जीव की तरह होता है। जैसे ही वो सजीव के शरीर में पहुंच जाता है तो वो सजीव की तरह हो जाता है, इसलिए उसको सजीव निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। अब है कोशिका अंगक। प्रत्येक कोशिका चारों ओर झिल्ली होती है जिसमें कि उसमें स्थित पदार्थ उस बाह्य पर्यावरण से अलग रहते हैं। बड़ी तथा जटिल कोशिकाएं, जिसमें बहुकोशिक जीवों की कोशिकाएं भी शामिल हैं, को भी उपापचयी क्रियाओं की बहुत आवश्यकता होती है जिससे कि वो जटिल संरचना तथा कार्य कर सकें। इन विभिन्न प्रकार की मेटाबॉलिक एक्टिविटी या उपापचयी क्रियाओं को अलग अलग रखने के लिए ये कोशिकाएं झिल्ली युक्त छोटी छोटी अंगक का उपयोग करती हैं। देखिए, यूकैरियोटिक कोशिकाओं का एक ऐसा गुण है जो उन्हें प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से अलग करता है। इनमें से कुछ अंगक क्या होते हैं? इतने छोटे होते हैं कि हम केवल उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। ये कौन कौन से ऑर्गेनेल हैं? जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम। अब इनमें से देखिए, अंतःद्रवी जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अंतःप्रद्रवी जालिका झिल्ली युक्त नलिकाओं तथा शीट का एक बहुत बड़ा तंत्र है। इसे कोशिका का कंकाल भी कहते हैं क्योंकि ये कोशिका का आकार निर्धारित करती है। ये दो प्रकार की होती है। एक होती है RER, इसको बोलते हैं खुरदरी अंतःद्रवी जालिका या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरी होती है चिकनी अंतःद्रवी जालिका या SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जब हम खुरदरी अंतःद्रवी जालिका को माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो एक खुरदरी दिखाई देती है क्योंकि इसके बाहर राइबोसोम लगे हुए रहते हैं और राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना। चिकनी अंतःद्रवी जालिका का काम होता है वसा और लिपिड के अणु को बनाने में सहायता करना। कुछ प्रोटीन तथा वसा कोशिका झिल्ली को बनाने में सहायता करते हैं। इस तरह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य क्या है? कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य तथा कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों तथा केंद्रों के मध्य पदार्थों का परिवहन करना। अब है गोल्जी उपकरण। कैमिलो गोल्जी द्वारा वर्णित गोल्जी उपकरण झिल्ली युक्त चपटी पुटिकाओं का एक तंत्र है जो एक दूसरे के ऊपर समांतर रूप से लगे हुए रहते हैं, जिन्हें कुंडिका कहते हैं। इन झिल्लियों का संपर्क एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःद्रवी जालिका से होता है। ER या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो पदार्थ बनते हैं वो गोल्जी उपकरण में संचित हो जाते हैं और उन्हें कोशिका के बाहर और अंदर विभिन्न क्षेत्रों में भेज दिया जाता है। इस कार्य में शामिल है पुटिका में पदार्थों का संचयन, रूपांतरण। अब देखिए, कैमिलो गोल्जी कौन थे? इनका जन्म 7 जुलाई 1843 को ब्रेसिका के समीप कोर्टनो में हुआ था। 1906 में इन्हें नोबेल प्राइज मिला। अब है लाइसोसोम। संरचनात्मक दृष्टि से लाइसोसोम में
झिल्ली से घिरी हुई संरचना होती है जिनमें पाचक एंजाइम होते हैं, या हम कह सकते हैं लाइसोसोम कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है। ये बाहरी पदार्थ या कोशिका अंगों के टूटे फूटे भागों को पाचित करके कोशिका को साफ करते हैं। कोशिका के अंदर आने वाले बाहरी पदार्थ जैसे बैक्टीरिया अथवा भोजन तथा पुराने अंगक लाइसोसोम में चले जाते हैं, जो उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। लाइसोसोम में बहुत शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम होते हैं जो जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ देते हैं। जब किसी कारण कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है या मृत हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं और इसके एंजाइम अपनी ही कोशिका को पाचित कर देते हैं। इसलिए लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहते हैं। क्यों कहते हैं आत्मघाती थैली? क्योंकि जब कोशिका किसी कारणवश क्षतिग्रस्त हो जाती है, मृत हो जाती है, तो ये अपनी ही कोशिका को पाचित कर देते हैं। अब है माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर भी कहते हैं या पावर हाउस भी कहते हैं। इसमें दोहरी झिल्ली होती है। बाहरी झिल्ली में छोटे छोटे छिद्र होते हैं और अंदर की झिल्ली बहुत मुड़ी हुई रहती है या वलयाकार होती है। ये वलय क्या करते हैं? एटीपी बनाने वाली रासायनिक क्रियाओं के क्षेत्र को बड़ा बना देती है, या कह सकते हैं हम ये जो वलय है इसके कारण माइटोकॉन्ड्रिया का क्षेत्रफल बढ़ जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करते हैं। एटीपी कोशिका की ऊर्जा है। एटीपी का मतलब है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। शरीर नए रासायनिक यौगिकों को बनाने तथा यांत्रिक कार्य के लिए एटीपी में संचित ऊर्जा का उपयोग करता है। माइटोकॉन्ड्रिया में अपना डीएनए और राइबोसोम होता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया अपना प्रोटीन स्वयं बना लेते हैं। जब शरीर को ऊर्जा की ज़रूरत होती है, एटीपी एडीपी में टूट जाता है। एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में टूट जाता है और ऊर्जा विमुक्त होती है। यही ऊर्जा शरीर के विभिन्न कार्यों में प्रयुक्त होती है। अब है प्लास्टिड्स या लवक। प्लास्टिड्स जो हैं ये केवल पादप कोशिकाओं में होते हैं। ये दो तरह के होते हैं, एक तो रंगीन जिसे क्रोमोप्लास्ट कहते हैं और दूसरे श्वेत या रंगहीन जिसे ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। क्रोमोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है? ये जैसे फूलों का रंग आपने देखा होगा, फूल अधिकतर रंगीन होते हैं क्योंकि उसमें क्रोमोप्लास्ट होता है। क्रोमोप्लास्ट में अगर क्लोरोफिल वर्णक होता है तो उसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, जो पत्तियों में होता है। पत्तियाँ कैसे रंग की होती है? हरे रंग की होती हैं क्योंकि उसमें हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट होता है। तो ये जो फूल रंगीन है ये क्रोमोप्लास्ट के कारण, पत्तियाँ हरी हैं क्लोरोप्लास्ट के कारण, जड़ें जो हैं ये भूरे रंग की होती हैं क्योंकि उसमें ल्यूकोप्लास्ट होता है। देखिए, ल्यूकोप्लास्ट में स्टार्च, तेल, प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित रहते हैं। क्लोरोप्लास्ट की भीतरी रचना में बहुत सी झिल्ली वाली परतें होती हैं जो स्ट्रोमा में स्थित होती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह प्लास्टिड्स में भी अपना डीएनए होता है। फिर है रसधानियाँ। देखिए, रसधानियाँ क्या है? ये ठोस और तरल पदार्थों की संग्राहक थैलियाँ हैं। जंतु कोशिकाओं में रसधानियाँ छोटी होती हैं और बहुत अधिक होती हैं, जबकि पादप कोशिकाओं में रसधानियाँ बहुत बड़ी होती हैं और अक्सर इनकी संख्या 1 होती है। पादप कोशिकाओं में रसधानी क्योंकि बड़ी होती है, इससे क्या होता है, उसमें जब कोशिका द्रव्य भरा होता है ये कोशिकाओं को स्फीति या कठोरता प्रदान करती है। पौधे के लिए आवश्यक बहुत से पदार्थ रसधानी में ही स्थित होते हैं। ये अमीनो अम्ल, शर्करा, विभिन्न कार्बनिक अम्ल और प्रोटीन होते हैं। एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा की खाद्य रसधानी में उनके द्वारा उपभोग में लाए गए खाद्य पदार्थ होते हैं। तो इस तरह से रसधानियाँ जो हैं ये शरीर के विभिन्न कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो जंतु कोशिकाओं में बहुत अधिक और छोटी रसधानियाँ होती हैं,
जिसके कारण केंद्रक उसमें क्या होता है, बीच में स्थित होता है। प्रत्येक कोशिका की अपनी एक संरचना होती है जिसके द्वारा ये विशिष्ट कार्य जैसे श्वसन, पोषण, अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन, नई प्रोटीन बनाने में सहायता करना जैसे कार्य करते हैं। अब जैसे आपको मालूम होगा, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, कोशिका का ऐसा भाग है जो श्वसन क्रिया में सहायक होता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। इसी तरह से क्लोरोफिल को कोशिका का किचन कहते हैं, क्योंकि क्लोरोफिल की सहायता से पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब है कोशिका विभाजन। नाम से ही पता चल रहा, एक कोशिका से बहुत अधिक कोशिकाएं बनना। जीवधारियों में वृद्धि हेतु नई कोशिकाएं बनती हैं, जिससे पुरानी मृत और क्षतिग्रस्त कोशिकाओं का प्रतिस्थापन होते रहता है और प्रजनन हेतु युग्मक बनते हैं। नई कोशिका के बनने की प्रक्रिया को कोशिका विभाजन कहते हैं। कोशिका विभाजन मुख्यतः दो तरह का होता है। पहला है समसूत्री विभाजन और दूसरा है अर्धसूत्री विभाजन। तो पहला देखिए क्या है समसूत्री विभाजन। कोशिका विभाजन की प्रक्रिया जिसमें अधिकतर कोशिकाएं वृद्धि हेतु विभाजित होती हैं उसे समसूत्री विभाजन कहते हैं। इस प्रक्रिया में प्रत्येक कोशिका, जिसे मातृ कोशिका भी कह सकते हैं, विभाजित होकर दो समरूप संतति कोशिकाएं बनाती हैं। संतति कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या मातृ कोशिका के समान होती है। यह जीवों में वृद्धि और ऊतकों के मरम्मत में सहायता करती है। जैसा इस चित्र में दिखा रखा है, एक कोशिका विभाजित होकर दो हो गई हैं, तो ये जो कोशिका विभाजित हो गई हैं इसमें क्रोमोसोम या गुणसूत्र की संख्या समान है, इसलिए इसे समसूत्री विभाजन कहते हैं। अर्धसूत्री विभाजन जंतु और पौधे के प्रजनन अंग और ऊतक की विशेष कोशिकाएं विभाजित होकर युग्मक या जाइगोट बनाती हैं, जो निषेचन के पश्चात संतति का निर्माण करती हैं। ये एक अलग प्रकार का विभाजन है जिसे अर्धसूत्रण कहते हैं, जिसमें क्रमशः दो विभाजन होते हैं। अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है, एक कोशिका 4 कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है और जो संतति कोशिकाएं हैं इसमें गुणसूत्र या क्रोमोसोम की संख्या आधी रह जाती है, इसीलिए इस विभाजन को अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि संतति कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या आधी क्यों हो जाती है? वो इसलिए हो जाती है क्योंकि ये जो कोशिकाएं हैं ये जनन कोशिकाएं होती हैं। जब जनन कोशिकाओं का निषेचन होता है फिर से ये मिलती हैं और क्रोमोसोम की संख्या फिर से मातृ कोशिका के बराबर हो जाती है। तो इस तरह से आपने ये चैप्टर देखा, जीवन की मौलिक इकाई।